तो आज हम लोग देखेंगे महासागरीय नितल का उच्चावच। ठीक है, महासागरीय नितल का उच्चावच का मतलब क्या होता है कि उसके जो धरातलीय है ना, जो बॉटम है उसकी, महासागर के नीचे का जो नितल है, ठीक है, जो जमीन है वो किस प्रकार का है, ठीक, उसका फंक्शन किस प्रकार से है, स्वरूप क्या है उसका, ये सारी चीज़ों को हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, महासागरीय नितल के उच्चावच के बारे में एक उच्चतादर्शी ग्राफ बनाया गया था। कौसिना नामक विद्वान ने बनाया था। नाम नोट कर लीजिएगा, किसने बनाया था? कौसिना। कौसिना ने हिप्सोमेट्रिक ग्राफ का तैयार किया था। ठीक है, यानी कि उच्चतादर्शी वक्र जो है कि बोला जाता है। ठीक है, हिप्सोमेट्रिक ग्राफ या हिप्सोमेट्रिक कर्व भी इसको बोलते हैं। अब समझिए, हिप्सोमेट्रिक ग्राफ यानी कि स्थल मंडल पर उपस्थित जो ऊंचाई है और जो महासागरों की गहराई है, जहाँ पर महासागरीय गिरते हैं, जहाँ पर महासागरों की गहराई है, उसको मिलाते हुए अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो वो रेखा उच्चतादर्शी वक्र कहलाती है, हिप्सोमेट्रिक कर्व कहलाती है। ठीक ना, बात समझ में आ रही है? तो स्थल खंड से महासागरों की गहराई को बताती है कि कौन महासागर का कौन सा भाग, कौन सा इलाका कितना गहरा है। क्लियर? तो अब हम आते हैं महासागरीय नितल के उच्चावच के बारे में, है ना, यानी कि रिलीफ फीचर ऑफ ओशियंस। तो ओशन में देखो, नितल का मतलब होता है निचला भाग। ये बात हमेशा कन्फ्यूज करेगी, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। अगर महासागरीय सतह की बात करें या महासागरीय तल बोले तो इसका मतलब कि ऊपर का भाग। ठीक ना, देखो ये महासागर है, ये महाद्वीप है, और ये जो है जल भरा हुआ है पूरा। ठीक ना, ये क्या है? महासागर या सागर। ठीक, तो सतह या तल बोले तो इसका मतलब क्या है? ये ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग ऊपर का। ठीक ना, अगर हम इस भाग की बात करेंगे, ये जो भाग है पूरा, तो ये भाग क्या कहलाता है? नितल कहलाता है। क्लियर? तो ये है महासागर और ये है आपका महाद्वीप। तो महासागरीय नितल के उच्चावच को समझने के लिए संपूर्ण महासागरीय नितल को 4 भागों में बांटा जाता है। इसके उच्चावच को समझने के लिए संपूर्ण महासागरीय नितल को कितने भाग में बांटा जाता है? 4 भाग में बांटा जाता है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, देख लेते हैं उसको। जो पहला होता है वो है महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्व्स। जो दूसरा है वो है महाद्वीपीय मग्न ढाल, यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा है गहन सागरीय मैदान। गहन सागरीय मैदान। ठीक, यानी कि डीप सी प्लेन्स। और चौथा है महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त यानी कि
ओशियानिक ट्रेंचेस। चौथा है महासागरीय गर्त, ओशियानिक ट्रेंचेस। ठीक, इन चारों को क्रम से याद रख लेना है, एग्जाम में इनका क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, चाहे डिग्री कॉलेज का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी हो, नेट हो, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो समझिए, यहाँ से एक चीज़ बताते हैं। ठीक, देखो, जो भाग देखिए ऊपरी समुद्र में होते हैं, महाद्वीपों के वे भाग जो ऊपरी समुद्र में डूबे होते हैं, जलमग्न होते हैं, ठीक ना, उनको बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो नंबर 1 का जो भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, ये जो भाग होता है उथला होता है, काफ़ी उथला होता है। तो सबसे पहले जब महाद्वीप से हम महासागर की तरफ बढ़ते हैं तो जो सबसे पहला वाला मिलता है वो होता है महाद्वीपीय मग्न तट। क्लियर? इसके बाद जो हमें ढलान मिलता है महासागरों में, क्या मिलता है? महासागरों में जो ढलान मिलता है, इस ढलान को क्या बोलते हैं? ये ढलान होती है महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक, इसके बाद कुछ इस तरीके का हमको मिलता है, महासागरों में क्या मिलता है? कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? गहन सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन्स बोलते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, हमें जो है कि दिखाई देती हैं। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा ऐसे प्लेन दिखाई देगा, ढाल, ये ढाल हो गया, ये प्लेन हो गया। ठीक, चौथा भाग महासागरों के जो डीप सी प्लेन्स होते हैं उसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, कटक होते हैं, कैनियन होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सबसे गहरा भाग होता है, ये वाला जो सबसे गहरा भाग होता है, ये क्या होता है? चौथे नंबर का, यानी कि महासागरीय गर्त होते हैं, ओशियानिक डीप्स या ओशियानिक ट्रेंचेज होते हैं। ठीक है, जैसे स्थल खंडों पर खाइयाँ होती हैं ना, वैसे महासागरों में भी खाइयाँ होती हैं जो जल से भरी होती हैं। जैसे स्थल खंडों पर आपके कटक हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, महासागरों के अंदर भी कटक होते हैं। ठीक ना, कैनियन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, चर्चा करेंगे हम लोग धीरे धीरे उसकी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट की। ठीक ना, महाद्वीपीय मग्न तट का जो ढाल होता है, नोट करते जाना है इसको, ढाल वो 1 डिग्री का होता है। महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल 1 डिग्री का होता है। कहीं कहीं पर इससे ज़्यादा भी पाया जाता है, लेकिन महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल क्या होता है? 1 डिग्री का होता है। ठीक, बात समझ आ रही है? जो ढलान इसकी है वो 1 डिग्री की होती है। ठीक, संपूर्ण महासागरों की अगर हम लोग बात करें, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, अगर हम संपूर्ण महासागरों की बात करते हैं तो संपूर्ण महासागरों का अगर हम औसत लें तो महाद्वीपीय मग्न तट संपूर्ण महासागरों के, नोट कर लीजिएगा, 7.5% भाग पर पाया जाता है। संपूर्ण महासागरीय नितल का सभी महासागरों को मिला करके, अलग अलग समुद्रों की हम लोग बात करेंगे, है ना, अलग अलग देखेंगे आगे की क्लासेस में। यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं। तो संपूर्ण महासागरों के 7.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। क्लियर है? अगर हम अलग अलग महासागरों की बात करें तो अलग अलग महासागरों में अटलांटिक महासागर की 13.3, अटलांटिक महासागर के 13.3% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के 5.7% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। उसी तरीके से हिंद महासागर के 4.2% भाग पर
महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या करना है, याद रख लेना है। जो कुछ आंकड़े हैं इन आंकड़ों को याद रख लेना है। ढाल 1 डिग्री का याद रखना है। ठीक, संपूर्ण महासागरीय नितल का जो क्षेत्रफल है उसका 7.5% पर महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। लेकिन हम अलग अलग महासागरों की अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर के संपूर्ण क्षेत्रफल के 13.3% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान में रख लेना है, याद कर लेना है। प्रशांत महासागर के 5.7% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है और हिंद महासागर के 4.2% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो इन चीज़ों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम गहराई की बात करें, औसत गहराई, औसत गहराई, तो औसत गहराई इसकी 100 फैदम होती है। ठीक, महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई कितनी होती है, 100 फैदम होती है। क्लियर? 100 फैदम को हम 200 मीटर भी कह सकते हैं, ठीक, या 600 फीट भी कह सकते हैं। ठीक ना, समझिए। अब 600 फीट याद कैसे रखना है भाई, तो एक फैदम बराबर होता है 6 फीट होता है। ठीक, तो मीटर में ही बता दिया, फैदम में ही बता दिया और फीट में ही बता दिया। एक फैदम में 6 फीट, तो 100 फैदम में 600 फीट। और मीटर में अगर हम बात करेंगे तो एक फैदम में लगभग 2 मीटर होते हैं, तो 100 फैदम यानी कि 200 मीटर औसत गहराई इसकी हो गई। क्लियर है? तो ये रही बात, कुछ आंकड़े रहे महाद्वीपीय मग्न तट के। अब हम थोड़ी सी चर्चा इस बात पर करेंगे कि महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक ना, महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति, तो समझते जाना है। पहले नंबर पर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। पहली बात, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से, जब नदियां अवसाद लेकर के आती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं समुद्र में और अपने अवसादों को, निक्षेपों को जब छोड़ती हैं, जब समुद्र में नदियां अपने अवसाद निक्षेपित करती हैं, तो निक्षेपण की वजह से धीरे धीरे भार बढ़ने लगता है और भार बढ़ने से वो इलाका क्या हो जाता है, नीचे धंस जाता है। और जब वो इलाका नीचे धंस जाता है तो महाद्वीपीय मग्न तट बन जाता है। पहली बात तो ये कही जाती है। ठीक, दूसरी बात क्या कही जाती है भाई, दूसरी बात ये कही जाती है कि जब हिमयुग हुआ था, तो हिमयुग में जो समुद्र है उसका तल बहुत नीचे चला गया था, लगभग 38 फीट नीचे चला गया था, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। तो जब हिमयुग आया था, हिमयुग में जितना बारिश जो होना था वो बारिश हुआ नहीं, बर्फ़ बन के सब बर्फ़ के रूप में जो है कि महाद्वीपों पर फैल गया। ठीक ना, तो समुद्र का जो तल है वो नीचे चला गया, तो महाद्वीपीय उभार हमें देखने को मिले। ठीक ना, बाद में वो बर्फ़ के पिघलने से वापस जो महाद्वीपों का जो भाग था वो डूब गया समुद्र में, और वही डूबे हुए भाग हम महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात कही जाती है कि जो समुद्र में सागरीय तरंगें चलती हैं, सागरीय लहरों और तरंगों के माध्यम से मग्न तटों का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है, तो इन्होंने कहा, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जब सागरीय तरंगें चलती हैं तो समुद्र के किनारे वाले जो भाग होते हैं उनका अपर्दन होता है। ठीक ना, देखो, जब समुद्र से
तरंगे चलेगी तो किनारे वाले भाग का यहाँ क्या करेंगी, ये लहरें ऐसे आएंगी तो किनारे वाले भाग का क्या करेंगी, अपरदन करेंगी। तो भारी मात्रा में काट काट के महाद्वीपों के भाग को क्या करती हैं, समुद्र में मिला देती हैं। और इसके बाहरी हिस्से पर क्लिफ का यानी कि भृगु का निर्माण होता रहता है, धीरे धीरे कटता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, एक प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, किनारों पर बनने वाला सागरीय तरंगों के द्वारा बनने वाली आकृति है स्थलाकृति है भृगु, ठीक ना, जिसको क्लिफ बोलते हैं। ठीक, गुफा टाइप का बन जाता है और धीरे धीरे फिर इस समुद्र में मिलता रहता है तरंगों के माध्यम से। तो कहते हैं कि धीरे धीरे इस तरीके से भी महाद्वीपीय मग्न तटों का निर्माण हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब महाद्वीपीय मग्न तटों का निर्माण जब इस प्रकार से हो जाता है तो इस इलाके में कुछ कटक भी पाए जाते हैं, कुछ कैनियन भी पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय मग्न ढालों पर भी पाए जाते हैं। ठीक ना, तो एक ही बार उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो महाद्वीपीय मग्न तट के बात समझ में आ गई, निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो कोई जानता है नहीं। जब निर्माण हुआ था तो कोई वहाँ खड़ा होकर देख थोड़ी रहा था ना, हम देख रहे थे। तो भाई जो विद्वान कल्पना करते हैं ना, बताते हैं कि देखिए अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। तो अलग अलग अपना मत जो है कि सभी विद्वान देते हैं। ठीक ना, उसके बाद हम बात करेंगे महाद्वीपीय मग्न ढाल की, कॉन्टिनेंटल स्लोप की। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल का जो ढाल होता है, नोट करिए, वो होता है 2 डिग्री से 3 डिग्री तक। कहीं कहीं पर ये 5 डिग्री भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो लगभग 5 डिग्री तक भी होता है। ठीक है, जैसे आयरलैंड के पास में, केप मॉरिटाना के पास में ढाल 5 डिग्री तक की हो गई है, अलग अलग। ठीक ना, तो महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है संपूर्ण, सबसे पहले जान लेते हैं कि संपूर्ण महासागरों का कितने % भाग पर पाया जाता है। तो संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल पाए जाते हैं। ठीक, अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ए फॉर अटलांटिक ओशियन। ठीक, अटलांटिक महासागर के 12.4% भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल पाए जाते हैं। एग्जाम में आता है, याद रख लेना है। वहीं पर प्रशांत महासागर के 7% भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल पाए जाते हैं। तो वहीं हिंद महासागर के, ठीक ना, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के 4.6% भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये बातें आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है, ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और जो इसमें छूटा था, याद कर लीजिए, जितने भी खनिज वगैरह पाए जाते हैं ना, पेट्रोलियम हो, चाहे समुद्री गैस हो, प्राकृतिक गैस हो, ठीक है, जितने भी खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों का 20% कहाँ से निकाला जाता है, महाद्वीपीय मग्न तटों से ही निकाला जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछता है, भारत का जो महाद्वीपीय मग्न तट है, ठीक, ये ईस्ट वाला और ये वेस्ट वाला, तो भारत का महाद्वीपीय मग्न तट ईस्ट की अपेक्षा वेस्ट में क्या है, ईस्ट में अगर इतना ही है तो वेस्ट में ज़्यादा चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 1/3। अगर 50 मीटर ईस्ट में है तो 150 मीटर वेस्ट में है। ठीक ना, तो ईस्ट की अपेक्षा वेस्ट में भारत का जो है कि महाद्वीपीय मग्न तट हिंद महासागर का ज़्यादा चौड़ा है। क्लियर? तो ये बात एक रही, ठीक, महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में। अब बात करते हैं इसकी औसत गहराई। तो इसकी औसत गहराई कितनी होती है, ठीक ना, तो इसकी जो औसत गहराई होती है वो 200 फैदम से लेकर के 2000 फैदम तक होती है। ठीक ना, यानी कि लगभग 3600 मीटर की गहराई होती है, औसत गहराई बता रहे हैं। तो महाद्वीपीय मग्न ढालों की जो औसत गहराई होती है वो 200 से लेकर के 2000 फैदम तक पाई जाती है। क्लियर? अब एक चीज़ समझ लीजिए, महाद्वीपीय मग्न ढाल और महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है, इन दोनों पर भी कटक पाए जाते हैं, रिज पाए जाते हैं, मतलब पहाड़ियाँ जो समुद्र के अंदर बन जाती हैं, कैनियन पाए जाते हैं। कैनियन गार्ज जब बहुत लंबा कई सौ किलोमीटर में हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है?
तो महासागरों में भी गार्ज पाए जाते हैं, कैनियन पाए जाते हैं, कटक पाए जाते हैं। अब विभिन्न विद्वानों में भी फिर से मतभेद आता है कि इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो जो बातें हमने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से महाद्वीपीय मग्न तटों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से उनके अंदर जो है कैनियन का और कटक का निर्माण होता है। कटक का निर्माण कैसे, नदियाँ ले जा रही हैं, मलबा महासागरों में छोड़ रही हैं, तो धीरे धीरे जमाव होते 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 क्या हो जाता है, कैनियन बन जाता है। या जो समुद्री पंख होते हैं, जो महासागरीय तरंगे होती हैं, वो ला करके उसको क्या करती रहती हैं, एक जगह इकट्ठा करती हैं और लंबे रूप में क्या होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इकट्ठा हो जाता है। तो उससे भी कैनियन का निर्माण हो जाता है, कटकों का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो अभी हम लोग आगे की क्लासेस में बाकायदे पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में भी आता है कौन सा कटक कहाँ है और कटकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, गहन सागरी मैदान। ठीक ना। अच्छा देखिए, गहन सागरी मैदानों से पहले एक और चीज़ आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। यही बता देते हैं, उसको समझ लीजिए। ये आपको कुछ किताबों में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जानना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में भी एक आध बार आया हुआ है। कॉन्टिनेंटल राइज, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय उभार। इसका ढाल 0 से 1 डिग्री तक होता है। फिर से महाद्वीप, जैसे ये ढाल हो गया, ढाल के बाद इससे पहले कभी कभी फिर कहीं पे ऊंचा हमें देखने को मिलता है, जिसको हम महाद्वीपीय उभार ही कहते हैं। ठीक ना, कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। इसका जो ढाल होता है 0 से 1 डिग्री तक के आसपास में होता है। बस ध्यान में इसको रखना है कि ये भी एक चीज़ होती है, कहीं कहीं पर जो ढालों के बाद भी उभार हमको देखने को नीतल में, महासागरीय नीतल में देखने को मिलता है। गहन सागरीय मैदानों का जो ढाल इनका काफ़ी कम होता है, ढाल लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, और इनकी जो औसत गहराई होती है वो 3000 से 4000 मीटर तक होती है। 3000 से 4000 मीटर तक क्या होती है, इनकी औसत गहराई होती है। और इनका जो ढाल होता है वो 1:100 का होता है, याद रखिएगा। 1:100 का ढाल प्रवणता, इसको बोलते हैं क्या, 1:100 की ढाल प्रवणता पाई जाती है। ठीक ना। तो इन चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। अगर हम बात करें कि संपूर्ण महासागरों के जो क्षेत्रफल हैं उसके कितने प्रतिशत भाग पर महासागरीय मैदान पाए जाते हैं, मतलब डीप प्लेन ओशन पाए जाते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए, संपूर्ण महासागरीय नितल के क्षेत्रफल का जो है कि 75.9% भाग पर क्या पाया जाता है, गहन सागरीय मैदान पाया जाता है। इसमें से अगर हम बात करें तो सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में गहन सागरीय मैदान पाए जाते हैं। ठीक ना, कितने पाए जाते हैं, 80.3%। प्रशांत महासागर के संपूर्ण क्षेत्रफल का 80.3% क्या पाया जाता है, गहन सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर के संपूर्ण क्षेत्रफल का 80.1% भाग पर गहन सागरीय मैदान पाया जाता है। तथा अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर के लगभग 54.9% भाग पर गहन सागरीय मैदान पाए जाते हैं। तो इन बातों को, इन चीज़ों को क्या करना है, याद रख लेते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं महासागरीय गर्त की। तो महासागरीय गर्त महासागरों के वे भाग होते हैं, जैसे कह लें कि समुद्र की जो पेंदी है, महासागरों के का जो नीतल है, उसमें खाई बन गई, तो अत्यधिक गहराई वाले जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेंचेज होते हैं, गर्त होते हैं। इनकी गहराई क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार के ट्रेंचेज लगभग सभी महासागरों में पाए जाते हैं, हिंद महासागर में भी, प्रशांत महासागर में भी और अटलांटिक महासागर में भी। ठीक, सर्वाधिक ट्रेंचेज, सबसे ज़्यादा महासागरीय गर्त किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। क्लियर। उसके बाद
अटलांटिक महासागर में है, फिर हिंद महासागर में है। तो देखिए महासागरीय गर्तों का पता लगाने के लिए चैलेंजर अभियान हुआ था, ठीक ना, और उस चैलेंजर अभियान में विभिन्न गर्तों का पता चला। तो सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा जो गर्त हैं वो प्रशांत महासागर में कितने हैं, 32। अटलांटिक महासागर में कुल 19 गर्त पाए जाते हैं और हिंद महासागर में कुल 6 गर्त, इंडियन ओशियन में 6 गर्त पाए जाते हैं। अब इन सभी गर्तों को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है किस प्रकार से इनका खोज हुआ, किस प्रकार से इनको ढूंढा गया, ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो अगली क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट हमने पढ़ लिया है, मग्न ढाल पढ़ लिया है, इन पर पाए जाने वाले कटकों और कैनियनों के निर्माण के बारे में, और किस महासागर में कौन सा कैनियन है। तो महासागरों के साथ हम उसको पढ़ेंगे, है ना। प्रशांत महासागर को पढ़ेंगे पूरा बाकायदे, है ना, फिर अटलांटिक महासागर को, फिर हिंद महासागर को, और उनमें उपस्थित गर्तों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी बातों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, देखना है और अच्छे से समझना है। तो एक एक करके धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक्स को क्लियर करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं, है ना। प्ले लिस्ट में ये पूरा पड़ा हुआ है, आप उसको जा करके आराम से देख सकते हैं। देखो रिवीजन करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है। जितना आप रिवाइज करेंगे, कम ही पढ़ो लेकिन उसको रिवाइज करो, वो हमेशा याद रहेगा, तो आपका क्वेश्चन जो है कि गलत नहीं होगा, आंसर आप सही करके आएंगे, समझ रहे हैं। तो देखो उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। एक एक वीडियो, अगर फिजिकल ज्योग्राफी है पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो एक एक करके क्या करो, उसको रोज़ 1 क्लास देखिए, रोज़ 2 क्लास देखिए, इस तरीके से आपका क्या होता रहेगा, रिवाइज होता है।